मित्रों, आज हम जिस विषय पर डिस्कशन करेंगे रिफंड ऑफ रेवेन्यू, इसका टॉपिक होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया भी था कि सरकार के खजाने में कोई सेवा प्राप्त करने के लिए या किसी टैक्स के रूप में हम पैसा जमा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 3 परिस्थिति आती है जिसमें हमसे गलती हो सकती है। पहला, हमने ज़्यादा पैसा जमा कर दिया, 1000 रुपये के जगह पर हमने 10,000 कर दिया, 11,000 कर दिया, 2,000 कर दिया। दूसरा आता है कि हमने पैसा जमा किया रजिस्ट्रेशन के लिए, ज़मीन रजिस्ट्रेशन के लिए या अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कराया, लेकिन हम रजिस्ट्री नहीं हुई, किसी कारण से नहीं हुई। और तीसरा है कि हमने गलत हेड में पैसा जमा कर दिया। तो ये जो अवांछित पैसा है जो सरकार के खजाने में जमा हो गया है, इस पैसे को सरकार अपने पास रखती नहीं है, अपितु जमाकर्ता को क्लेम करने के बाद वापस कर देती है। इसी प्रक्रिया को रिफंड ऑफ रेवेन्यू, करों की वापसी के नाम से हम जानते हैं। अब आइए हम ये डिस्कशन इस संबंध में करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे ऑपरेट होती है, कैसे संचालित होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या करना पड़ता है। मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ इसमें आपको इस बात की जानकारी होगी कि रिफ़ंड कैसे करते हैं, रिफ़ंड के लिए क्या क्या शर्तें हैं। दूसरा है कि इसमें कहीं वेरिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता पड़ती है, चालान से हमने पैसा सही में जमा किया है गवर्नमेंट अकाउंट में या नहीं। दूसरा है किसको जमा वापस होगा, और तीसरा है कि जमा पैसे की निकासी कैसे होगी, क्या अलॉटमेंट जरूरी है, अकाउंटिंग कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और रिफंड के दरमियान कुछ समस्याएं आती है, उसका निदान हम कैसे करेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अब इसमें सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि वो कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है, कानून का दायरा है जो इस पूरे प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। तो हमारे बिहार फाइनेंशियल रूल और बिहार ट्रेजरी कोड, ये 2 महत्वपूर्ण रूल है। किसी भी भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनके फाइनेंशियल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए ये 2 रूल सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार फाइनेंशियल रूल के रूल नंबर 336 से 339 और बिहार ट्रेजरी कोड के रूल 263 से 268 रूल के अंतर्गत रिफंड का प्रावधान दिया गया है। बिहार फाइनेंशियल रूल 336 से 339 एक सिद्धांत का निर्धारण करता है कि रिफंड किन मामलों में होना चाहिए, रिफंड का सिद्धांत क्या है, क्या डबल रिफंड से बचने का क्या उपाय है, इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। और आप जानते होंगे कि बिहार ट्रेजरी कोड सरकार में ट्रेजरी से पैसे की निकासी करके पेमेंट करने का तरीका बताता है, प्रक्रिया विहित करता है। इसलिए दूसरा रूल है हमारा बिहार ट्रेजरी कोड रूल नंबर 263 से 268। इन्हीं रूल्स में जो डिटेल में प्रक्रिया बताई गई है उसको मैं सारांश रूप में, समरी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि रिफंड कैसे होता है। रिफंड कैसे होता है तो इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है सबसे पहले जो सरकार के खजाने में जिस व्यक्ति ने पैसा जमा किया है उनके द्वारा एप्लीकेशन दिए जाने पर ही रिफंड होगा। डिपार्टमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के ऑफिस के तरफ से सुमोटो अपने आप रिफंड की कोई प्रक्रिया का इनिशिएशन नहीं किया जाएगा, मांगने पर ही ये रिफंड करना है। अब मांगने के लिए करना क्या है, ये जो सरकारी खजाने में पैसा जिन्होंने जमा किया है उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये देखिए 3 का 1
application by the depositor himself or his her legal successor। जब तक डिपॉजिटर जीवित हैं उन्हीं के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कभी एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया भी गया तो उस पर रिफंड की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। और अगर वो नहीं है इस धरती पर तो उनके जगह पर हम उनके कानूनी उत्तराधिकारी का साक्ष्य लेकर के उस आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि ये आवेदन कहाँ पर जमा करेंगे। अक्सर सरकार में ये होता है कि कार्यालय के लोग कई बार कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से वापस नहीं होगा, तो कोई कहता है हमारे वहाँ से आप वापस नहीं होगा, और हमारे जो कस्टमर हैं, जो सर्विस लेने वाले, पैसा जमा करने वाले हैं, वो कार्यालय भटकते हैं। गुड गवर्नेंस से नहीं है। गुड गवर्नेंस के लिए सरकार के द्वारा ये बात प्रिस्क्राइब किया गया है कि कौन पैसा वापस करेगा। वही कार्यालय पैसा वापस करेगा जिसके कार्यालय के लिए, जिससे सेवा प्राप्त करने के लिए हमने पैसा जमा किया था। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए हम पैसा किसको जमा करते हैं? सब रजिस्ट्रार या डिप्टी सब रजिस्ट्रार को पैसा जमा करते हैं, जहां चालान का वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन होता है। वही प्रमाणित करेंगे कि इस पर रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, या फीस जमा ज़्यादा हो गया है क्या, सेवा नहीं ली गई है क्या। इसलिए एप्लीकेशन उन्हीं के पास जाएगा। इसके बाद उनके द्वारा संचिका में इनिशिएट किया जाएगा। इनके आवेदन पर इनिशिएट किया जाएगा तो अपने कार्यालय से जांच करेंगे कि इस चालान नंबर से आवेदन जो देंगे, एक पन्ने का आवेदन होगा, साथ में चालान की कॉपी अटैच होगी, और उस चालान और एप्लीकेशन में जो बात लिखा हुआ है उसका हम वेरिफिकेशन कार्यालय प्रधान अपने रिकॉर्ड से करेंगे, और इस तरह से वो संतुष्ट हो लेंगे कि हाँ, ये पैसा जमा है, लेकिन इस पैसे का किसी सेवा लेने में उपयोग नहीं किया गया है, या सेवा लिया गया है वो कम पैसे का है जबकि पैसा ज़्यादा जमा है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें रिटर्न करने में कोई कठिनाई नहीं है, पैसा वापस करने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि कहीं चालान ये फर्जी तो नहीं है, क्योंकि मैनुअल विधि से अगर चालान जमा होता है या कहीं किसी तरह से हस्तक्षेप करके कोई जाली चालान के माध्यम से पैसा दिखा सकता है। कई मामलों में ऐसे उदाहरण आए हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्यालय प्रधान जब अपने रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन कर लेंगे तो वो चालान की सत्यता की जांच कराते हैं। चालान की सत्यता की जांच केवल और केवल ट्रेजरी करता है। ट्रेजरी वो इनिशियल पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट में, जो एक जिला के विभिन्न कार्यालयों में कितने पैसे जमा है, किस चालान से जमा है, उसका अकाउंटिंग करता है। यानी ट्रेजरी के मंथली अकाउंट में हर चालान का रिकॉर्ड रखा हुआ है, एंट्री है। अगर वहाँ पर एंट्री है मतलब चालान सही में जमा है, ये फर्जी चालान नहीं है। इसलिए कार्यालय प्रधान के द्वारा ये पत्र बना करके ट्रेजरी अफसर को भेजा जाता है। ट्रेजरी ऑफिसर उसको जांच करेंगे। जिस महीने का वो चालान है, चालान का एक नंबर होता है। जब अकाउंटिंग में चालान की एंट्री होती है तो हर एक चालान का एक यूनिक चालान नंबर जनरेट होता है सिस्टम से। पहले CTMI से जनरेट होता था, बाद में CFMA से हो रहा है। और जब ये सिस्टम नहीं था तो मैनुअल चालान नंबर ट्रेजरी ऑफिसर अपने हाथ से देते थे। तो जैसी भी स्थिति है, चालान का वेरिफिकेशन करके ट्रेजरी सत्यापन का प्रतिवेदन बना करके कार्यालय प्रधान को वापस भेज देते हैं। ये दो काम हो गया कि सेवा नहीं ली गई है, या पैसा ज़्यादा जमा है, या गलत शीर्ष में जमा हो गया इसलिए सेवा नहीं मिला, और दूसरा ट्रेजरी में पैसा वास्तव में जमा है, प्रमाणित है। अब रिफंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि सरकार का रूल है इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि रिफंड
कैसे शुरू करें, ये तो हो गया कि तय हो गया कि प्रक्रिया रिफंड होगा। अब आता है कि रिफंड के लिए हमें करना क्या पड़ता है। तो देखिए, रिफंड के लिए हम ट्रेजरी से पैसे की निकासी करते हैं और उसके बाद जमाकर्ता को, जिन्होंने पैसा जमा किया है, उन्हें वापस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए कोई स्वीकृति आदेश होना चाहिए। बिहार फाइनेंशियल रूल 8 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सरकार के खजाने से किसी प्रकार की राशि की निकासी व्यय के लिए, किसी को भुगतान करने के लिए निकासी की जा रही है तो सक्षम प्राधिकार, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन ऑर्डर होना चाहिए। अब ये सैंक्शन ऑर्डर दो प्रकार से हो सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो सेपरेट एक सैंक्शन ऑर्डर आदेश के फॉर्म में निकाल सकते हैं। दूसरा होता है कि जो बिल बन रहा है ट्रेजरी से पैसे निकासी करने के लिए, उसी को काउंटर सिग्नेचर कर दें उसी पर। यानी डीडीओ ने बिल बनाया है, कार्यालय प्रधान ने बिल बनाया है और उस बिल को वो काउंटर सिग्नेचर कर दें। एज गुड एज सैंक्शन ऑर्डर होता है। जैसे आपने टीए के बिल पर देखा होगा, टीए बिल पर हर कंट्रोलिंग ऑफिसर सिग्नेचर कर देते हैं। तो क्या है, सैंक्शन करना कहा जाता है कि सैंक्शन कर दिए। अब सैंक्शन जब करते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, कंटेंट ऑफ सैंक्शन क्या होता है। बिहार फाइनेंशियल रूल 8 में जो सैंक्शन इशू करने का प्रावधान है, उसमें यही बताया गया है कि एक सैंक्शन ऑर्डर में क्या क्या दर्ज किया जाए। पैसा क्यों निकाल रहे हैं, पेमेंट के लिए निकाल रहे हैं, वो कौन सी परिस्थिति है कि पेमेंट करने जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने पैसा जमा किया था, एक्सेस हो गया है, या उन्होंने सेवा नहीं लिया है, हमने वेरिफिकेशन किया अपने रिकॉर्ड से और ट्रेजरी से चालान की सत्यता की जांच की, इसलिए उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और हम पैसे निकासी करके उनको वापस करने, उनको भुगतान करने जा रहे हैं। तो ये पर्पस हो गया। अब कौन पैसे की निकासी करेगा, तो वो डीडीओ कार्यालय का नाम रहेगा कि डिप्टी सब रजिस्ट्रार पटना पैसे की निकासी करेंगे। और पेमेंट किसको करेंगे, तो वो व्यक्ति जिन्होंने चालान पर जिनका नाम है, जमा करता हैं, उनको वापस होगा। और अगर वो नहीं है इस धरती पर तो उनके लीगल उत्तराधिकारी को होगा। वो बैंक अकाउंट अपना देंगे, आईएफएससी कोड देंगे, सीएफएमएस में उनको पेई बनाएंगे और फिर पेई को टैग कर देंगे बिल के साथ और बिल जनरेट करने चलेंगे। अब हम बिल जब जनरेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, बिल जनरेट करते समय हम 2-3 चीज़ को ध्यान देते हैं। एक तो सैंक्शन। अब सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेंगे तो प्रश्न आता है कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ रिफंड ऑफ रेवेन्यू। जनरली कंट्रोलिंग ऑफिसर रिफंड ऑफ रेवेन्यू होते हैं। यानी कहा गया है कि कार्यालय प्रधान अगर रिफंड करते हैं तो इस रिफंड का स्वीकृति आदेश उनसे एक स्टेप ऊपर उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर को करना चाहिए। फिर बिल बना करके कोई निकासी कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए, जो बिल निकासी करने वाले से अलग पदाधिकारी होंगे। जिला में अधिकांश मामलों में जिला पदाधिकारी को कंट्रोलिंग ऑफिसर घोषित किया गया है। रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसलिए बहुत मामले में वही सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प शुल्क या बाकी पैसे की वापसी होनी है तो जिला पदाधिकारी संचिका पर स्वीकृति आदेश निर्गत करते हैं। अगर वाणिज्य कर का पैसा वापस करना है, वैट का 0040 का, तो वाणिज्य कर के डिवीज़न लेवल पर जॉइंट कमिश्नर बैठते हैं, जिन्हें अब नाम बदल करके एडिशनल कमिश्नर कहा जाता है। वो सैंक्शन ऑर्डर करते हैं। एक्साइज का पैसा होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा ये सैंक्शन किया जाएगा।
तो बिहार फाइनेंशियल बिहार ट्रेजरी कोड के अपेंडिक्स 11 में उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम प्रिस्क्राइब किया गया है जो खास रिफंड के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी घोषित किए गए हैं। बिहार ट्रेजरी कोड अपेंडिक्स 11 याद रखेंगे, उसमें आप देख लें। और कर्जालियों में चूँकि बहुत पहले से रिफ़ंड हो रहा है इसलिए सबको पता है, लैंड रेवेन्यू से संबंधित जितना रिफ़ंड होगा वो सभी जिला पदाधिकारी के स्तर से होगा, या जिला पदाधिकारी अगर एसडीओ को या एडिशनल कलेक्टर को अगर रेवेन्यू को पावर डेलीगेट कर दिए हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन माना जाएगा कि जिला पदाधिकारी ने ही इस रिफ़ंड को किया है। तो ये सैंक्शन ऑर्डर है, सैंक्शन ऑर्डर जरूरी है। बिहार फाइनेंशियल रूल 66 से लेकर के 77 रूल के बीच में स्वीकृति आदेश का जिक्र है। अगले क्लास में मैं इसके बारे में डिटेल जिक्र करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में सैंक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसको लेकर के फील्ड में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, मैं इसे दूर करूंगा। उसमें लंबा लगेगा, इसलिए अभी उस रिफंड ऑफ रेवेन्यू से हम डेविएट नहीं कर रहे हैं। तो सैंक्शन हो गया, सैंक्शन ऑर्डर निकल गया, सैंक्शन ऑर्डर संचिका पर हो गया तो चिट्ठी पर कोई भी नीचे के पदाधिकारी दस्तखत कर सकते हैं, ये बहुत मटेरियल नहीं है। अब आता है कि बिल बनाने चलेंगे। तो जब बिल बनाने हम चलते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि सरकार के खजाने से पैसे की निकासी हो रही है तो कोई ना कोई अलॉटमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये दिमाग में स्पष्ट रूप से रख लें कि रिफंड ऑफ रेवेन्यू के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं जरूरी है, जरूरी नहीं, कोई अलॉटमेंट होता ही नहीं है। जिस चालान के माध्यम से पैसा जमा है उसी चालान के अगेंस्ट, उसी चालान नंबर के अगेंस्ट में पैसे की निकासी सरकार के खजाने से होती है। इसे रिफंड ऑफ रेवेन्यू को दूसरे शब्दों में रिडक्शन इन रेवेन्यू भी कहते हैं, यानी राजस्व में कमी हो गई। जैसे मान लीजिए कि हमने रजिस्ट्री में 2 लाख रुपया जमा किया, किसी कारण से ये 2 लाख रुपया वापस करना पड़ा, तो अब रजिस्ट्री 2 लाख के अगेंस्ट में रजिस्ट्री के चार्ज टैक्स के रूप में जो पैसा आया वो शून्य हो गया ना। तो रिफंड ऑफ रेवेन्यू ऑलवेज रेवेन्यू रिसीट को डिडक्ट कर देता है, माइनस कर देता है, इसलिए अलॉटमेंट की गुंजाइश नहीं होती है यहाँ। तो फिर बिल किसके विरुद्ध बनाएं? चालान नंबर। जिस चालान से पैसा जमा किया गया है उसी चालान नंबर को सिस्टम में बिल बनाते समय एंट्री करनी होगी। सिस्टम अपने आप उस चालान नंबर को पकड़ करके और उसी के अगेंस्ट में पैसे की निकासी कराएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये हेड ऑफ अकाउंट क्या है? हेड ऑफ अकाउंट का मतलब है कि सरकार के खजाने में विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न मदों के पैसे जमा किए जाते हैं। सारे पैसे, जितने भी पैसे जमा किए जाते हैं, सभी पैसे आरबीआई के एक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो किस विभाग ने और किस कार्यालय ने कितना कितना पैसा किस किस आइटम का मद का जमा किया, ये कैसे पता चलेगा? तो यही वो मद जिससे संबंधित ये पैसा प्राप्त हो रहा है, जैसे लैंड रेवेन्यू का पैसा है, स्टाम्प ड्यूटी का पैसा है, स्टाम्प ड्यूटी में भू राजस्व का पैसा है, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री का पैसा है, ट्रांसपोर्ट में लाइसेंस बनाने का है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा है, ये मद हुआ। और विभाग कौन हुआ? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मतलब कि उनके जो सारे कार्यालय हैं, फील्ड के सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो सरकार ने प्रेस्क्राइब किया है, सीएजी के माध्यम से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ये प्रेस्क्राइब किया गया है कि कोई भी सरकारी धन किस मद से आ रहा है और वो किस मद में जमा किया जाएगा। उदाहरण के रूप में आपको दिखाते हैं कि ये रिफंड ऑफ रेवेन्यू जब होता है तो बिल बनता है,
बिल पर पैसे की निकासी होती है, तो पैसे की निकासी के समय एक बिल कोड लिखना पड़ता है। आप अलॉटमेंट में देखिएगा, वेतन बनाएंगे तो जिला कार्यालय 2053 बिल कोड के रूप में लिखते हैं। प्रारंभिक अक्षर जो 4 होता है, अंक होता है, वो बिल कोड है, मेजर हेड है। इसी तरह से रिफंड के रूप में जो हम राशि लेना चाहते हैं, उस राशि को कभी ना कभी हम सरकार के खजाने में जमा किए हैं, तो जमा किए हैं तो चालान भरे होंगे। हर चालान पर एक 13 अंकों का कोड दर्ज किया जाता है, और ये 13 अंकों का कोड ही यूनिक कोड है, जिसमें जमा पैसा ये बताता है कि किस मद का पैसा है और किस कार्य से ये पैसा आया है, यानी किस विभाग से आया है। 0029 मेजर हेड में कहीं भी पैसा जमा होगा, माना जाएगा कि ये रेवेन्यू का पैसा है। 0030 में पैसा जमा होगा, माना जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का टैक्स रिसीट है। 0210 में कहीं भी पैसा जमा होगा बिहार में, ये माना जाएगा कि बिहार सरकार का ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज से ये पैसा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि रिफंड जब होगा तो हमें ये जानना जरूरी है कि पैसा एक्चुअल में किस हेड में जमा है, क्योंकि वहीं से ये माइनस होता है। आगे बताते हैं आपको। तो आप यहाँ उदाहरण देखिए, ये स्क्रीन पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर एक दिखाई पड़ता है, यहाँ पर एक हेड देखिए, ये 0029008000000001। अब इसमें यहाँ से पैसा हमने जमा किया था, ये 001 जो अंतिम हेड है, इस हेड में ये पैसा जमा हुआ था। ये 13 अंकों का कोड है, देखिए 4 2 6 3 9 4 13। अब इसमें जो पैसा जमा है ये टैक्स का पैसा है, कहाँ से रिफंड होगा? तो ठीक इसके नीचे हमने लिखा है 0029000800 और 0001 के जगह पर हमने इसे कर दिया है 0091। यानी माइनर हेड तक वही हेड रहेगा, केवल अंतिम जो 4 अंक है सब हेड ये बदल करके 0099 हो जाएगा। और इसके बाद 0021 रेवेन्यू में कमी, रिडक्शन इन रेवेन्यू, यानी राजस्व में कमी का ये ऑब्जेक्ट हेड है। जैसे सैलरी की निकासी किससे होती है? 0101 से, डीए की निकासी 0103 से, ऑफिस एक्सपेंडिचर 1301 से, वाहन का ईंधन रख रखाव 1302 से। इस तरह से अलग अलग एक ऑब्जेक्ट हेड बना है, द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर रिडक्शन इन रेवेन्यू का जो पैसा होगा वो ये बताएगा कि ये पैसा कहाँ पर जमा होगा। रिडक्शन इन रेवेन्यू में जो पैसा हमारे पास आया, इसको हम जमा करेंगे इस हेड में। ये 002900800099, यानी घटाएं वापसियां का हेड ये 0099 है। आसान है, बजट के किताब में दिया गया है। हर एक माइनर हेड के बाद एक घटाएं करों की वापसी का ये हेड दिया हुआ है और वहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसलिए बजट में डॉक्यूमेंट बहुत बनता है। अगर आपको इंटरेस्ट है, समय है तो ज़रूर पढ़ें, और अगर समय का अभाव है तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें बजट का, जो ऑनलाइन है, किसी से मांगने खोजने की ज़रूरत नहीं है।
बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़, मांगवार व्यय विवरणी, मांग का किसके मांग में, किस विभाग को, किसके हेड ऑफ अकाउंट में कितना पैसा मिला है, ये हर ऑफिस को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को सरकारी सेवक को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को भी जानना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि हमारे लिए स्कीम में क्या है, हमारे लिए कहाँ पर क्या पैसा रखा हुआ है। तो और दूसरा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का हेड ऑफ अकाउंट देखने के लिए गवर्नमेंट का जो रिसीट का बुक है बजट का, उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो उसी में ये बुक का नाम दिया गया है कि अगर टैक्स का पैसा रिफंड कर रहे हैं तो माइनर हेड तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसमें आपने पैसा जमा किया है उस बिल कोड का माइनर हेड तक वही नंबर रहेगा, लेकिन अंतिम जो 4 अंक है जिसे हम सब हेड के नाम से जानते हैं, उसे बदल के 0099 कर देंगे। किसी भी मद से पैसा आया हो 0099 कर देंगे और ऑब्जेक्ट हेड की जगह पर 0021 लिख देंगे। आपका पैसा सही खाते में चला जाएगा। नॉन टैक्स रिफंड होगा। अगर नॉन टैक्स का मतलब होता है फीस, फाइन या कोई ड्यूटी हमने लिया है जो टैक्स के अलावे है। माइनिंग से जो पैसा आता है वो नॉन टैक्स में आता है, क्योंकि हम रॉयल्टी और सिग्नोरेज चार्ज लेते हैं, इसलिए उसे रॉयल्टी के कहते हैं, ये टैक्स नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में नॉन टैक्स रिफंड के लिए जिस हेड में हमने पैसा जमा किया है, माइनर हेड से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। माइनर हेड के जगह पर 900 कर देंगे 900 और सब हेड के जगह पर 0009 कर देंगे। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है 0210 में जमा होता है। अब इसमें प्राप्त पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू है, फीस से प्राप्त हुआ है, जो हम हेल्थ सर्विसेज प्राप्त करते हैं, फैमिली वेलफेयर में कोई सेवा प्राप्त करते हैं, सरकार उसके लिए कुछ फीस लेती है, तो उस पैसे को हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में जानते हैं। इस पैसे की अगर वापसी कभी करनी पड़े तो देखिए 0210 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नो चेंज। 00 यहाँ पर भी है, 01 ये भी 01 ही होगा, 00 नहीं होगा। लेकिन 101 बदल के 900 हो गया और 0001 बदल के 0009 हो गया। और ये तो कॉमन है, 0021 रिफंड ऑफ रेवेन्यू का ऑब्जेक्ट हेड है। अंतिम इकाई वर्गीकरण एक लेखा का, जिसमें खर्चा वास्तव में अंततोगत्वा बुक होता है, इसके बाद कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है अकाउंटिंग में। तो ये हेड हम देते हैं जिसमें हम पैसे को जमा कर देते हैं। तो यही बिल कोड के रूप में ये राशि लिखा जाएगा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का पैसा स्वास्थ्य सेवाओं का वापस करना है तो यही हमें लिखना होगा हेड बिल पर, और इसी में ये पैसा बुक होगा। यहीं से माइनस करके पैसे की निकासी होगी। चूँकि हमने टैक्स जमा किया है तो गवर्नमेंट में प्लस हुआ है, अब हम निकासी कर रहे हैं और ले रहे हैं अपना पैसा वापस, चूँकि वो ज़्यादा हो गया था। तो जहाँ पर पैसा लिए हैं ठीक उसके नीचे ये हेड लिखा रहता है और उसमें माइनस के रूप में ये पैसा दर्ज हो जाता है। और यही रिफंड ऑफ रेवेन्यू की अकाउंटिंग है, ट्रेजरी के लेवल पर होता है। जब मैनुअल चालान का सिस्टम था तो ट्रेजरी हाथ से लिखता था, लेकिन आज कंप्यूटराइजेशन का युग है, इसलिए ये हेड कंप्यूटर में डाला हुआ है। आप जब भी रिफंड का बिल बनाएंगे यही हेड आपके सामने आएगा। तो ये हो गया कि हेड क्या देंगे। अलॉटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल प्रिपरेशन एंड सबमिशन नॉर्मल बिल जैसे बनाते हैं
CFMS में जो भी ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर हैं या उनके कार्यालय में जो बिल इनिशिएट करने वाले हैं वो जानते हैं। CFMS के अंदर सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कि ये नॉन एम्प्लॉय टाइप बिल है, यानी इसका पेमेंट किसी एम्प्लॉय को नहीं हो रहा है। ये सरकारी कार्यालय में हेड ऑफ द ऑफिस को पेमेंट नहीं होगा कि वो चेक काट करके फिर पेमेंट वो करे, नहीं, डायरेक्ट पेमेंट टू डिपॉजिटर अकाउंट होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब इसके बाद बिल प्रिपरेशन करेंगे तो नॉन एम्प्लॉय टाइप बिल, उसके बाद क्लेम टाइप सेलेक्ट करने का आएगा। क्लेम टाइप क्या है? क्लेम टाइप वो बिल का फॉर्मेट है जिस पर बिल बनेगा, पैसा निकलेगा। तो बिल क्या है? रिफंड बिल है। ट्रेजरी में जाएंगे तो हम कहेंगे ट्रेजरी अफसर से कि हमारे कार्यालय से एक रिफंड बिल आया है, स्टेटस बता दीजिए। या सिस्टम से चेक करना होगा, स्टेटस इंक्वायरी करना होगा तो सिस्टम में डालेंगे कि हम रिफंड बिल का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, यानी मांगना पड़ता है। तो मांगने के लिए एक नाम बताना पड़ेगा, तो ये रिफंड बिल है। तो रिफंड बिल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने BTC फॉर्म नंबर 41 ओपन हो जाएगा। बिल बनाइए, अलॉटमेंट के जगह पर चालान नंबर दर्ज कीजिए और पैसा निकासी सरकार के खजाने से जितना रुपया की निकासी कर रहे हैं वो रुपया डालिए, निकासी हो जाएगा। और पेमेंट करने के लिए वही तरीका है जैसे सैलरी पेमेंट होता है, कार्यालय व्यय पेमेंट होता है। RBI के ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से सीधे डिपॉजिटर के खाते में क्रेडिट कर दीजिए। अकाउंटिंग आगे का सारा काम ट्रेजरी के लेवल पर होता है, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग हो जाता है। ट्रेजरी ऑफिसर उसका रिकॉन्सिलिएशन कर लेंगे, कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है सुधार लेंगे, नहीं तो काम पूरा हो गया। तो ये हमारा अकाउंटिंग इन ट्रेजरी एज माइनस के रूप में होगा। जिस बिल कोड से पैसा निकाल रहे हैं यही 0099 और 0009 हेड से निकाल रहे हैं, इसमें माइनस के रूप में दिखेगा। जैसे यहाँ ख़त्म हो गया तो इसके बाद ये माइनस 17,850, यानी 52,000 रुपये की चालान से हमने डिपॉजिट किया था, 17,850 वापस हो रहा है। ये हेड हमने डाला, अब घट करके माइनस हो करके बाकी जो बच जाएगा ये करीब करीब 34,150 रुपया ये नेट कलेक्शन रह जाएगा गवर्नमेंट का। इसी तरह से ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, इसमें ये कलेक्शन हुआ है। ये बजट से फिगर लेकर के मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ। 68,450 से 25,640 वापस हुआ है। तो ये वापस हुआ है तो माइनस के रूप में यहाँ एंट्री हो रहा है, यानी ये प्लस है ये माइनस है। इसमें से माइनस होने के बाद जो नेट आएगा वही रिफंड के बाद एक्चुअल प्राप्ति है। और जहाँ पर ये मूल चालान है वहीं पर जा कर के ये ऑटोमेटिक एंट्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? टू अवॉइड द डबल रिफंड। डबल रिफंड से बचने के लिए इसकी एंट्री अकाउंट में सुनिश्चित करना ट्रेजरी ऑफिसर का दायित्व है। ये इसके साथ हमारा महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम इसके अंतिम बिंदु पर आते हैं जो महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत क्या है कि आज के डेट में जो ट्रेजरी में बिल बनता है, रिफंड का भी जो बिल बनेगा वो CFMS में बनेगा। लेकिन चालान तो हमने अलग अलग वर्षों में जमा किया है। एक पीरियड था मैनुअल चालान जमा होता था, ट्रेजरी हाथ से चालान नंबर भरते थे। दूसरा पीरियड आया CTMIS का। CTMIS में भी 2 पीरियड है, एक मैनुअल चालान से भी होता था और कुछ दिन के बाद वो ग्रास हुआ 2016 में। और फिर आ गया CFMS में चालान ऑनलाइन और अकाउंटिंग भी ऑनलाइन। तो इन 3 परिस्थितियों में चालान की वापसी कैसे होगी? चूँकि पेमेंट तो जब भी होगा CFMS से होगा, लेकिन चालान मैनुअल है, मैनुअल चालान नंबर है, उसको CFMS का सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा। तो आज के डेट में CFMS के जिस फॉर्मेट में सिस्टम के द्वारा जिस फॉर्मेट में चालान नंबर जनरेट किया जाता है उसी फॉर्मेट में आज चालान जनरेट करना होगा।
तो यही पहला ये स्थिति आती है कि अगर हमने बिफोर CTMIS मैनुअल चालान के द्वारा पैसा जमा किया है तो ऐसी स्थिति में डिपॉजिट रिफंड क्या होगा। और आ जाते हैं रेवेन्यू में। कभी कभी एक चालान आया था जब मैं वित्त विभाग में था, उस समय 42 ईयर के बाद आया था। एक चालान आया था 89 का, 89 में वो जमा किया गया था। मोर देन 41-45 ईयर पहले का चालान आया था, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं था। लौटाना जरूरी था क्योंकि उस व्यक्ति के चालान था, उसकी कॉपी थी, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रिफंड करने के लिए क्या होगा, पैसा पर नंबर डाला हुआ है चालान का 365 मान लीजिए, और यहाँ फॉर्मेट दूसरा है। तो ट्रेजरी ऑफिसर को ये पावर दिया गया है कि अगर ऐसा कोई चालान आता है जो मैनुअल जनरेटेड है, उसको आज के डेट में फिर से एक डमी चालान जनरेट कर दीजिए। और इस चालान की एंट्री जब होगी, रिसीट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले 40 साल पहले पैसा आया था और वही पैसा आज फिर खाते में आ जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए डमी चालान की व्यवस्था की गई है। तो ट्रेजरी ऑफिसर को बोल करके डमी चालान क्रिएट करा दिया जाता है। चूँकि चालान की कॉपी उस आदमी के पास है, उसकी कॉपी ले करके चालान में अकाउंटिंग में जैसे एंट्री होती है वैसे कर देते हैं। डमी चालान उसी फॉर्मेट में जनरेट हो जाता है जिस फॉर्मेट में आज CFMS का चालान जनरेट हो रहा है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। चालान को टैग कीजिए बिल से, अमाउंट भरिए, पैसा निकासी हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति आती है कि CTMIS पीरियड का चालान है। तो ये संजोग की बात है कि CTMIS पीरियड में भी अकाउंटिंग का काम CTMIS से होता था, सिस्टम बेस्ड था। तो सिस्टम बेस्ड में जो चालान नंबर जनरेट होता था, जिस फॉर्मेट में वो चालान नंबर जनरेट होता था, उसी फॉर्मेट को CFMS में कंटिन्यू किया गया है। ये सोच करके कि चालान नंबर वैरी कर देंगे तो CFMS के चालान के साथ दिक्कत होगा। तो क्या किया गया, CFMS के जितने भी चालान के डेटा हैं सारे को माइग्रेट करके CFMS में एक स्टोर रूम में रख दिया गया है। अब स्टोर रूम में रख दिया गया है तो वहाँ से जब भी कोई चालान से रिफंड की बारी आती है तो हम सर्च चालान करते हैं, माइग्रेट चालान करते हैं। पहले भंडार में जाके, स्टॉक में जाके हम सर्च करेंगे तो हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर को बताएंगे। DDO के लॉगिन में ये सुविधा दिया गया, इसलिए ट्रेजरी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम DDO को करना है। तो DDO अपने बिल मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे और जैसे वो रिफंड बिल सेलेक्ट करेंगे तो उनके सामने आएगा चालान सर्च करने का। तो सर्च चालान पर क्लिक करेंगे तो चालान नंबर डालेंगे। कंप्यूटर को कमांड चला गया कि हमें कहाँ जा कर के खोजना है, यानी उसी स्टोर रूम में चले जाओ, CFMS के स्टोर रूम में जहाँ CTMIS पीरियड के सारे चालान डंप किए हुए हैं, और वहाँ जाके वो सर्च करता है एज पर कमांड। सर्च किया तो दिखाता है कि क्या यही चालान है आपका जिसे आप वापस पाना चाहते हैं। चालान नंबर है, डिपॉजिटर का नाम है, अमाउंट है, पर्पस है, किसको जमा हुआ है, ये सब चीज़ जमा है। आप देख लिए, पहचान लिया आपने अपने चालान से कि हाँ यही चालान है जिसे मैं खोज रहा हूँ। तो देन क्लिक ऑन माइग्रेट चालान, माइग्रेट चालान पर कीजिए। जैसे माइग्रेट चालान पर करेंगे उस स्टोर रूम से पैसा चालान निकल करके और CFMS के मेन बिलिंग लाइन में आ जाएगा। बिल के साथ मैप कर लीजिए, अमाउंट भर लीजिए, पैसा निकल जाएगा। चालान से ज़्यादा अमाउंट का भुगतान कभी नहीं होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में या अन्य कुछ विभाग भी हैं जहां पर रिफंड करने के पहले कुछ चार्जेज काट लिए जाते हैं, 5 या 10% जैसा फिक्स किया हुआ है सरकार के द्वारा। 100% पैसा रिफंड नहीं होता है रजिस्ट्रेशन के मामले में, चूँकि स्टाम्प पेपर लगा है, कॉस्टली स्टाम्प पेपर होता है, डॉक्यूमेंट पर एक्सपेंडिचर हुआ है, तो सरकार 5-10% कटौती करके बाकी पैसा वापस कर देती है। यही रिफंड ऑफ रेवेन्यू का टोटल प्रावधान है, इससे अलग कहीं नहीं है। हाँ, ट्रेजरी कोड में एक रूल दिया गया है। ट्रेजरी कोड में ये बताया गया है कि अगर
एक व्यक्ति ने 2 ट्रेजरी से, मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, 2 ट्रेजरी में काम कर रहे हैं, 2 जिला में काम कर रहे हैं, तो उनका पेमेंट 2 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, टीडीएस भी 2 जगह कट रहा है। अब उनको कोई पैसा वापस पाना है तो वो चाहें तो एक ट्रेजरी से ही दोनों ट्रेजरी का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? सोचने में लगेगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है। पेमेंट आफ्टर ऑल सारा CFMS के डेटाबेस से होगा और हर एक ट्रेजरी को ये अधिकार है कि वो किसी चालान को सर्च करके देख सकता है, पेमेंट कर देगा। सब चीज़ सेंट्रलाइज है, चूँकि CFMS का नाम ही है कॉम्प्रिहेंसिव, समेकित, इंटीग्रेटेड, एकीकृत प्रणाली है। एक जगह काम हुआ, सभी जगह वो डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एंट्री ट्रेजरी स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी ट्रेजरी से हो। स्टेट डाटा सेंटर बेल्ट्रॉन वॉन में जो सुरक्षित है, रखा, मेंटेन होता है, वहीं पर आता है। रिफंड होगा तो वहीं पर आएगा, चालान सर्च कर लेगा और जहां वो चालान नंबर होगा वहीं पर जाकर के दर्ज हो जाएगा कि तुम 500 रुपया दिखा रहे हो, हम 200 वापस हो गए हैं, इसलिए यहीं पर बैठने दो, एंट्री होने दो मुझे। तो ये रिफंड ऑफ रेवेन्यू है। तो एक ट्रेजरी का जमा कटौती पैसा, जमा पैसा दूसरे ट्रेजरी में इसी विधि से वापस होगा। रूल कहाँ है? बिहार ट्रेजरी कोड का रूल नंबर 328G में ये प्रावधान किया गया है कि एक ट्रेजरी में जमा पैसा दूसरे ट्रेजरी से निकासी हो सकती है। बस चालान का वेरिफिकेशन करना है जो संभव है। चालान वेरिफिकेशन हो गया, चालान टैग करना है, बिल बनाना है, आसानी से हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये देखना है कि जो पदाधिकारी बिल बनाएंगे या जो सैंक्शन करेंगे वो उसको सैंक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो आज मैंने आपको रिफंड ऑफ रेवेन्यू बताया और ये रिफंड ऑफ रेवेन्यू की जो हम लोग डिस्कशन किए, यहाँ पर आकर के पूरा रिसीट कहाँ से आता है, स्रोत कितना आता है, फिर इस पैसे को हम कहाँ जमा करते हैं, फिर अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो कहाँ इस पैसे को वापस कैसे करते हैं, किसको करते हैं, यानी रिफंड से संबंधित यहाँ पर आकर के हमारा संपूर्ण रिसीट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें और इतने से आपके किसी समस्या का निदान नहीं होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप दें या वीडियो लाइक शेयर करने के दरमियान आप उसमें कमेंट में दे सकते हैं। मैं कमेंट देखता हूं, देख करके आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।